हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू सीरीज़ हम लेके आए थे, उसे कंटिन्यू करते हुए आज फिर से मराठा शासन से ब्रिटिश शासन की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले जितने भी छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू हुए हैं, इतिहास के हों चाहे भूगोल के हों, हमारे प्लेलिस्ट में नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। संपूर्ण छत्तीसगढ़ थ्योरी क्लास है, वहाँ से पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर सकते हैं। एमसीक्यू बनाया हूँ छत्तीसगढ़ एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज़ भी हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, उसको भी मैं वहाँ पर डील किया हुआ हूँ। उसके भी आपके कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर से देखिए क्योंकि परीक्षा के लिए वो बहुत उपयोगी है। परीक्षा में उसमें अभी आपका आबकारी आरक्षक का परीक्षा हुआ था, एडीओ का परीक्षा हुआ था, एडीआई का परीक्षा हुआ था, सभी में वहाँ से प्रश्न बने थे। इसलिए छत्तीसगढ़ की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल से आपको कराई जा रही है, तो आप ज़रूर से उस निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाइए दोस्तों। इसके साथ ही आप गणित की भी निःशुल्क कक्षाएं हमारे द्वारा ले सकते हैं। जीएस की कक्षाएं भी चल रही हैं आपकी, और भविष्य में आने वाले समय में हम हिंदी का, सीडीपी का और अन्य सब्जेक्ट्स का, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आगामी समय में, अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में आपका प्रयोगशाला का परीक्षा होने को है, सीएमओ का परीक्षा होने को है, टीचर भर्ती आने को है, सीजी कांस्टेबल का भर्ती होने को है, आपका अमीन पटवारी का होने के लिए है, आरआई का होगा, फूड इंस्पेक्टर का होगा, और उसी क्रम में आपके अन्य जो आपके सब इंस्पेक्टर बचे हुए हैं, एसीएफ का जो पोस्ट है, सभी का आपको भविष्य निकट में ये सब पद देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को साइंस से लेकर के जीएस से लेकर के हर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर निःशुल्क में डिटेल के साथ बताएं। हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों से जितना हो सकता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करते हैं। जहां आपको एक महंगे कोचिंग में जा करके प्राप्त करते हैं, वहीं हम यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं, उसमें आपका केवल एक किताब का योगदान नहीं रहता, मतलब एक किताब का कंटेंट नहीं रहता दोस्तों। यहाँ हमारे द्वारा आपको जितने ऑथेंटिक बुक्स हैं, एक बुक हो गया, दो बुक हो गया, मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ का संदर्भ ग्रंथ हो गया आपका, बृहद छत्तीसगढ़, समग्र छत्तीसगढ़, और अन्य जो आपके शासकीय जो बुक हैं, उसको हम रेफरेंस में लेकर के बताते हैं, जिससे आपके परीक्षा में कहीं पर भी यदि दावा आपत्ति करने की नौबत आती है तो हम उससे ले लेते हैं, या फिर आपको जो भी आंकड़े से संबंधित हो तो आर्थिक सर्वेक्षण का हम उसमें डेटा रखते हैं सामने। तो कहीं से भी आप लोगों को गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं कराते हम लोग, जितना हो सकता है हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। यदि हमारे द्वारा कोई गलती से गलत जानकारी दे दी जाती है तो उसको भी हम कमेंट में पिन कर देते हैं, या अलग से जानकारी आपको अलग वीडियो में दे देते हैं। इतना प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें दोस्तों। तो कहीं आपको इतना निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलेगा, निःशुल्क कोचिंग नहीं मिलेगा जितना डिटेलिंग में हम आपको बताते हैं। तो इसका लाभ उठाइए दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वह लोग भी घर बैठ कर के अपनी तैयारी को अच्छी बना सकें। ठीक है, चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाला और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाला अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांवों का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था? ए कुलकर्णी, बी बरार पांडे, सी खोट, या डी फडणवीस? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बरार पांडे। जो बरार पांडे थे आपके, वह भू राजस्व की जानकारी एकत्र करते थे गांव में घूम घूम करके, और वह अपने अधिकारी को इसकी जानकारी प्रोवाइड कराते थे। बरार पांडे का अधिकारी कौन होता था दोस्तों? तो कामा वंशीधार। बरार पांडे जितनी भी भू राजस्व की जानकारी हो या अन्य जानकारी होता था, वो अपने उच्च अधिकारी कमा विजदार को देते थे। कमा विजदार। कमा विजदार कौन हुआ करते थे? तो परगणे के जो प्रमुख होते थे वह क्या कहलाते थे? कमा विजदार। ठीक है, ये जो कमाविजदार होते थे ये आपके सूबेदार के अंतर्गत आते थे, और सूबेदार जो हुआ करते थे वो आपके मुख्य शासक के या मुख्य प्रशासक के अंतर्गत कार्य करते थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 27 परगना थे। बाद में ब्रिटिश काल में एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में
9 परगना की व्यवस्था करी, ठीक है, बाकी सभी को विलुप्त करके। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बोली में प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है? देखिए, ऑप्शन है 26, 36, 136 या 126। ये पूर्ण लिखा नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है 126 लास्ट वाला। यहाँ पर देखिए कोरी का अर्थ क्या होता है, पहले तो यहाँ पर समझिए। हमारे द्वारा मेन चीज़ क्या पढ़ाया जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही मेन चीज़ है, रटाना नहीं है मेरे को। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका हमेशा वो चीज़ दिमाग में बने रहेगा। तो इस चीज़ को समझ करके पढ़ना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है। छत्तीसगढ़ में कोरी का अर्थ क्या होता था? तो कोरी का जो अर्थ है छत्तीसगढ़ी में, उसका मतलब होता था 20, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 आगर 6 कोरी। 6 कोरी बोल रहा है, मतलब 6 गुणे आप क्या कर लीजिए 20, तो ये कितना हो गया दोस्तों 120 टोटल। पर ये क्या दिख रहा है आपको, 6 कोरी का मतलब मैं आपको बताया 120। कोरी का अर्थ हो गया 20 और 6 कोरी बोला मतलब 6 गुणे 20, 120 हो गया आपका। जबकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 6 आगर। 6 आगर का मतलब होता है, आगर का अर्थ क्या होता है, उससे अधिक या अतिरिक्त। आगर का अर्थ क्या होता है, उससे अधिक या आपका अतिरिक्त, ठीक है। इसलिए 6 आगर मतलब क्या हो गया, 6 आगर मतलब पहले या अधिक। 6 आगर मतलब कि 6 क्या हो गया आपका अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। तो 6 आगर 6 कोरी का मतलब क्या हो गया, 120 प्लस 6 कितना हो गया 126। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 126। 6 आगर 6 कोरी का अर्थ हो गया आपका 126, ठीक है। ये समझना है कि कोरी का मतलब 20 होता है, 6 कोरी मतलब 120 और 6 आगर मतलब 6 अतिरिक्त, मतलब कि कितना हो गया आपका 126, ठीक है। चलिए, इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार का क्या कहा जाता था? मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर जो कमाविसदार होते हैं, परगने के प्रमुख को बोलते थे, दिए जाने वाले उनको उपहार क्या कहा जाता था? राखी का कर, टीका का नजराना, रैयत भेंट या सहसाल भेंट। इसका सही उत्तर है टीका और नजराना। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कामाविसदार को दिए जाने वाला जो उपहार था वो आपका टीका और नजराना। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि आगामी कुछ दिनों में आप लोगों का क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार है दोस्तों। नेक्स्ट है, मराठा काल में परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाला अधिकारी कौन होता था? परगनों के फसलों की दशा और अन्य सूचना भेजने वाला अधिकारी कौन होगा? फणिनवास, सवनीस, बड़कर या तालुकदार। तो आपको मैं भी बताया था, बड़कर जो होते थे वो भू राजस्व की जानकारी एकत्र करते थे और अपने अधिकारी किसको, कमाविसदार को ये जानकारी प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। फसल हो गया, भूमि से संबंधित हो गया आपका, वो सभी जानकारी वो अपने अधिकारी को प्रोवाइड कराते थे। कौन? बड़कर। फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी होता था? तो फडणवीस जो होता था वो आय और व्यय का आपका हिसाब रखने वाला व्यक्ति होता था, राजस्व का, और ये आपके मराठा शासनकाल के दौरान राजस्व अधिकारी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित हैं? बाबू रेवाराम जो है आपके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार बोले जाते हैं इन्हें। तारीख हयवंश इनके द्वारा लिखा गया है। ये मराठा कालीन आपके क्या थे, लेखक थे दोस्तों। बाबू रेवाराम किस स्थान से संबंधित रखते हैं? तो याद रखेंगे रतनपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? देखिए मैं आपको भी बताया हूँ, रतनपुर के निवासी थे आपके बाबू रेवाराम जी। अगला प्रश्न है, मराठा काल में सेवाई क्या था? बिक्री कर, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर, अर्धदंड या जुर्माना, या फिर ग्राम का प्रमुख। तो ग्राम का प्रमुख तो आपका गौटिया होता है। तो सेवाई का अर्थ क्या होता था मराठा काल में? अर्धदंड या जुर्माना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति ने नियम के खिलाफ जाते थे तो उससे क्या लेते थे? सेवाई लेते थे। सेवाई मतलब कि अर्धदंड या जुर्माना लगाया जाता था, या कोई क्राइम कर देता था तो उस समय आपका सेवाई लगाया जाता था। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको अभी बताया हूँ, जुर्माना से संबंधित है। देखिए CGPSC ADA में भी एग्जाम आया हुआ प्रश्न था, और CGPSC SEE में भी ये प्रश्न आया हुआ था। जो विगत वर्ष में प्रश्न आया हुआ उसको भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रश्न कहीं से ना छूटे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ का सम्मेलन नहीं है? देखिए, मोकासा जो है
ब्राह्मणों को दान में दिया गया एक गांव होता था, ये कथन बिल्कुल सही है। धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव को धर्मदाय कहा जाता था। देव स्थान, मंदिर के नाम पर दान में दिया गया स्थान को अपना देव स्थान कहा जाता था। जबकि नामनुक जो है कामा विस्तार को दान में दिया गया गांव नहीं था। नामनुक जो है वो भी आपका क्या है, ब्राह्मण को दान में दिया गया गांव को बोलते थे। इसको ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया? नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कब किया गया? तो डलहौजी के हड़प नीति, ठीक है, 1854 में। 1854 में डलहौजी के हड़प नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य भी नागपुर के अधीन था और नागपुर को भी उसने क्या किया, अपने हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ भी आपका ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित हो गया 1854 में, याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? 1854 में किया गया। देखिए 1830 से लेकर के 1854 तक छत्तीसगढ़ में आपके जिलेदार की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। 1854 के समय आपके यहाँ पर कौन था आपका जिलेदार? तो गोविंद गोपाल राव थे। और उस समय आपके मराठा शासक कौन थे उस समय? तो रघुजी तृतीय थे। और रघुजी तृतीय कोई संतान नहीं था उस समय, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका जो गोपाल राव है उसी को ही क्या किया गया 1854 में ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ का प्रशासन सौंप दिया गया। कब? 1854 में। मतलब कि जो ब्रिटिश थे वो आपका 1854 में आपका डलहौजी का हड़प नीति को ला करके ब्रिटिश लोग नागपुर को भी अपने अधीन कर लिए और छत्तीसगढ़ भी स्वतः उसके अधीन हो गया। और प्रशासन किसके द्वारा किया गया? तो प्रशासन किया गया किसके द्वारा? गोपाल राव के द्वारा। और गोपाल राव कौन था आपका? गोपाल राव जो था अंतिम जिलेदार था, ठीक है। जिलेदारी व्यवस्था 1830 से 1854 तक था जिलेदारी व्यवस्था, याद रखेंगे। और इसी जिलेदारी व्यवस्था में अंतिम जिलेदार कौन था आपका? गोपाल राव। और इसे ही क्या बना दिया गया, वहाँ का प्रशासक बना दिया गया, मतलब शासन करने को दिया गया। और 1854 में ही आपका छत्तीसगढ़ में सिहावा, खल्लारी और संजारी 3 ताहोदरियों का निर्माण किया गया था। याद होगा दोस्तों आपको, ताहोदरी प्रथा की शुरुआत सैंडिस ने की थी, ठीक है, सैंडिस ने किया था। छत्तीसगढ़ में जो आपके ब्रिटिश अधीक्षक थे, पहले कौन थे आपके? सबसे पहले एडमंड, फिर एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद आपके हंटर आए, हंटर के बाद सैंडिस, सैंडिस के बाद काफड़ और काफड़ के बाद विलिकंस। तो आपका सैंडिस ने आपका लोरमी और तिरंगा 2 ताहोदरी शुरू करी थी। इसके बाद 1854 में ही आपका सिहावा, खल्लारी और सिहावा, खल्लारी और आपका संजारी 3 ताहोदारी का निर्माण किया गया था। इतना बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में इधर से घूम के पढ़ेंगे, उधर से घूम के पढ़ेंगे तो सब क्लियर होते चलेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के माध्यम से आपको करा रहा हूँ, ये रिवीजन के पर्पज से है दोस्तों। थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग संपूर्ण छत्तीसगढ़ वाले जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाइए। और ये क्या है, आपका क्विक रिवीजन भी हो जा रहा है और एमसीक्यू के माध्यम से क्या है, जो प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग कवर करते चल रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा में आ जाएंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आपका साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका क्वेश्चंस बन जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, खालिस्तान में जब नागपुर प्रांत ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया, कब सौंपा गया? 1854 में। तब रायपुर में इसके मुख्यालय के साथ एक उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था मैं आपको सब बताऊंगा, के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कौन किया गया, कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। और 1854 में दोस्तों याद रखना है आपको, पहला डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ में आया चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट। कब तक? 1862 तक था ये, 1854 से 1862, पहला चीज़ याद रखना है। अब ये क्या है? डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ये कौन सा क्षेत्र है? रायपुर है। रायपुर अर्थात कहने का मतलब ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। जबकि नागपुर में उस समय कौन होगा? तो वहाँ पे कमिश्नर होगा। नागपुर में कौन होगा? कमिश्नर होगा। कमिश्नर जो थे आपके मेंसल थे, मिस्टर मेंसल, याद रखेंगे, मेंसल। ये जो आपके क्या थे? कमिश्नर थे दोस्तों, याद रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर नहीं, ये कमिश्नर थे। कमिश्नर कहाँ रहेंगे? आपके मुख्य स्थल में। मुख्य स्थल कौन सा था आपका? नागपुर। नागपुर में कौन थे? आपके कमिश्नर जी थे। कौन कमिश्नर? मिस्टर आपके मेंसल, ठीक है। ये प्रथम कमिश्नर थे, कहाँ के? आपके नागपुर क्षेत्र के, ठीक है।
ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था नागपुर प्रांत, तो उस समय कमिश्नर किसको बनाया गया? मिस्टर मेंसल को याद रखिएगा। जबकि रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, जो कि एक संभाग हुआ करता था, वहाँ पे किसकी नियुक्ति की गई? तो आपका डिप्टी कमिश्नर की। डिप्टी कमिश्नर वो कौन था? आपका चार्ल्स सी एलियट। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। समझना है, धीरे धीरे स्टेप आपका क्लियर होता चलेगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। तो एमसीक्यू में मैं जितना हो सकता है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए। वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा किया? तो वह थे आपके डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति। हड़प नीति जो होता है उसके तहत इन्होंने आपका क्या किया? पूरे भारत को हड़पा पहला चीज़ तो, और उसमें नागपुर को भी अपने अधीन कर लिया ब्रिटिशों ने। नेक्स्ट है, इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से कहाँ के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे? तो याद रखेंगे, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो चार्ल्स सी एलियट थे। देखिए, कमिश्नर का बात मैं बोला मेंसल जी रहेंगे, वो नागपुर में रहेंगे, और संभाग में कौन रहेगा? डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ताहूदारी, तहसीलदारी व्यवस्था, या तालुकदारी व्यवस्था, या फिर मालगुजारी व्यवस्था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तहसीलदारी व्यवस्था। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात समझेंगे तो आप यहीं पे बन जाएगा। पहला चीज़ तो आप मालगुजारी व्यवस्था कुछ थी नहीं, ठीक है। ताहूदारी भी नहीं था आपका, तालुकदारी कुछ नहीं था। जबकि ताहूदारी था तो वो सैंडिस के समय शुरू हुआ था। सैंडिस कब अधीक्षक था आपका, ठीक है। और अधीक्षक का कार्यकाल कब तक चल रहा था दोस्तों? 1830 तक चल रहा था। तो ये तो क्लियर है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति कब हुआ था? 1854। तो उसके बाद ही वाली चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद ही आपका तहसीलदारी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लाई गई थी। और छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पर क्या किया गया? तहसीलदारी व्यवस्था में मुख्य कौन होता था? तहसीलदार होता था, जिसका पद अभी तक है। आप देखते हैं दोस्तों, नायब तहसीलदार या तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर डिप्टी कलेक्टर, ठीक, वो सब चीज़ें, ये पद अभी तक यथावत हैं। ये ब्रिटिशों की देन है। 1854 में आपका तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ की, जिसका आपका तहसीलदार क्या होता था? याद रखेंगे, जो दीवानी और फौजदारी, ठीक है, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में ही ये सुप्रीम हुआ करता था, ठीक है। दोनों मामले में इसको अधिकार प्राप्त था। किस मामले में? दीवानी और फौजदारी, ठीक है, इस तहसीलदार को। और छत्तीसगढ़ में आपके 1854 में ही, इसी 1854 में जब आपको ब्रिटिश साम्राज्य में छत्तीसगढ़ मिला, उस समय 3 तहसील बनाए गए। एक हो गया आपका रायपुर, दूसरा हो गया आपका धमतरी, और तीसरा हो जाएगा आपका रतनपुर, ठीक है। रतनपुर मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा स्थल था उस समय, समझ लीजिए, बहुत बड़ा, बहुत प्रमुख स्थल था ये। आपका ब्रिटिश भी यहाँ से शासन करे, आपके मराठा किए, आपके कलचुरी किए, और अन्य जो स्थानीय राजवंश थे वो भी किए यहाँ से। तो रतनपुर जो आपका बिलासपुर ज़िले में है, ये बहुत ही फेमस स्थल है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही मुख्य विशेष स्थल है ये। तो उस समय रायपुर में, धमतरी में, और सोचिए रतनपुर में क्या बनाया गया? 3 तहसील बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया? 1854 में। और उसके बाद आपको 1857 में नावागढ़, जो भी अभी वर्तमान में बेमेतरा में आता है, नावागढ़ और धमदा की जगह फिर बाद में दुर्ग कर दिया गया था। ये 2 तहसील बनाए गए थे, नावागढ़ और आपका दुर्ग। तो कुल मिला के ब्रिटिश समय में आपके 5 तहसील हुआ करते थे दोस्तों। कौन से? आपके रायपुर, धमतरी, रतनपुर, नावागढ़ और दुर्ग, ठीक है। तो ये 5 तहसील को याद रखना है। चलिए, इतनी सारी जानकारी देखिए एक ही प्रश्न से आपको यहाँ पे मिल रही है। एक क्वेश्चन, लोग सब ऑप्शंस को बताते हैं, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जो एक ऑप्शन आंसर है उसी में जितनी जानकारी आपको दे सकूँ वहाँ पर आपको मैं देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1854 में नियुक्त हुए थे आपका क्या? चार्ल्स सी एलियट। 1854 से 1862, तो 55 में भी वही रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कथन कौन सा है? भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ का संभाग गठन किया गया, ये तो कथन सत्य है। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, ये तो गलत बात है। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया, ये भी कथन सत्य है। और भू राजस्व की 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया, ये कथन भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब ब्रिटिश साम्राज्य की
अधीन हुआ, उस समय आपका ब्रिटिशों ने पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं रखा। जो मराठों की जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था थी या उनके जो अप्रत्यक्ष प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसको उनको लागू नहीं किया, जबकि आपका डिप्टी कमिश्नर को बैठा दिया गया, उप संभागायुक्त को, ठीक है, और उस प्रकार से प्रशासन करना शुरू किए। चलिए, और तहसीलदारी व्यवस्था भी उन्होंने लागू किया गया 1854 में। याद रखेंगे 3 तहसील बने, कौन कौन से, आपका रायपुर, आपका धमतरी, आपका रतनपुर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया, कौन किया इसका, तो याद रखेंगे चार्ल्स सी इलियट ने किया 1854 में, डिप्टी कमिश्नर बन के आया और इन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था शुरू करी, जो अभी तक तहसील व्यवस्था चल रही है छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में। 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था 1854 में, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1854 में डिप्टी कमिश्नर में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय क्या था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रायपुर, ठीक है। जब एडमंड आया था तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन राजधानी कौन परिवर्तन किया था, आपका अधीक्षक एगेन्यू ने किया था 1818 से 1825 तक। तो उसके बाद समस्त जो आपका मेन प्रशासन का क्षेत्र रायपुर हो गया था, इसीलिए इसका मुख्यालय क्या हुआ, रायपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CGPSC ARO APO में आया हुआ है। ब्रिटिश शासक द्वारा छत्तीसगढ़ के किस वर्ष में आपका जनजाति अधिनियम पारित किया गया था, 1871, ठीक है। 1871 में आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया 1871 में, ठीक। नेक्स्ट, इस राज्य में ईसाई धर्म प्रचारक फादर टी लोर कब किस वर्ष आए थे, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फादर टी लोर जो है आपके वो 1868 में आए थे, ठीक है। इसकी और कुछ प्रमुख जानकारी मैं आपको संपूर्ण अपने जो छत्तीसगढ़ का जो थ्योरी क्लास का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें जाके देखिएगा कि ये आपका फादर टी लोर जो आए थे 1868 में, ये कहाँ आए थे और इनकी मुख्य भूमिका क्या क्या थी, उस वीडियो में जा करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपए को छत्तीसगढ़ कानूनी रूप में कब लागू किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छत्तीसगढ़ में आपका जो मराठा के जो चलते थे आपकी मुद्रा, उसको हटा करके कानूनी रूप से अपने जो आपके मुद्रा को कब लागू किया, 1855, 1854, 1861 या 1862, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1855। 1855 आपका जो 5 जून 1855 को मराठाकालीन जो आपके नागपुरिया रुपया चलता था, जो मुद्रा चलता था, कौन सा मराठा के समय क्या चलता था, नागपुरी रुपया जो चलते थे, उसको हटा करके इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए। कौन से अपने सिक्के कॉइन्स प्रारंभ किए इन लोगों ने, ठीक है, याद रखेंगे कब किया, 1855 में। अगला है ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था, ब्रिटिश काल में पंड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था, तो राजस्व व्यवस्था, याद रखेंगे पंड्या का अधिकार क्षेत्र कौन सा था, आपका राजस्व व्यवस्था था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तदारों को कहा जाता था, 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तदारों को क्या कहा जाता था, इच्छाधारी काश्तदार, संरक्षित काश्तदार, बंदोबस्ती काश्तदार या आपका हस्तांतरित काश्तदार, तो इसका सही उत्तर है 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तदारों को क्या कहा जाता था, बंदोबस्ती काश्तकार, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1792, 1825, 1837 और 1795। देखिए हम लोगों ने जनजाति वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, जनजाति वाला MCQ भी कर चुके हैं, तो उसमें मैं आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार या कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह आपका भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ था 1795 में। कब हुआ था आपका, 1795 में भोपालपट्टनम का विद्रोह, ठीक है, 1795 में, ठीक। तो इसी समय आपका तीसरा विद्रोह हुआ था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला प्रलिखित विद्रोह था, बस्तर में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ भूमकाल, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्टनम का विद्रोह या फिर कोई विद्रोह, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह आपका अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में हुआ था और कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिश और मराठा ने दरियादेव की मदद करके अजमेर सिंह को पराजित किया, जिसके कारण उसके बाद दरियादेव को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया और दरियादेव ने क्या किया, कोट पाट की संधि की आपका 6 अप्रैल 1778 में।
और उसको टकोली देना पड़ा आपको मराठों को, और जयपुर के राजा को भी वहाँ का क्षेत्र में शासन करने दिया गया। इस प्रकार से कहीं न कहीं बस्तर जो है पहली बार अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, अंग्रेज़ी शासक के या अंग्रेज़ों के संपर्क में आ गया। कब हुआ ये याद रखेंगे, हल्बा विद्रोह के समय 1774 से लेकर के 1777 तक ये विद्रोह चला था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? किस गवर्नर जनरल के समय? विलियम बेंटिंक, एलन ब्रो या डलहौजी? तो याद रखेंगे डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ राज्य आपका नागपुर राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है। भटगांव जमींदार का प्रथम जमींदार कौन था? प्रश्न है, भटगांव जमींदार का प्रथम जमींदार कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यादव राव। यादव राव जो है आपका भटगांव जमींदार का प्रथम जमींदार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया? ये प्रश्न देखिए, अभी आपका आबकारी आरक्षक का परीक्षा हुआ था, आबकारी आरक्षक, इसमें यह प्रश्न साफ सा आया था कि छत्तीसगढ़ में 1857 के संग्राम में पहले नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वीर नारायण सिंह। ठीक है। बलौदाबाजार जिले के निवासी बिंजवार जनजाति के थे। ये किस जनजाति के थे? बिंजवार जनजाति के थे, और ये यहाँ पे राजा हुआ करते थे उस समय। तो इन्हीं को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं आपको नया वीडियो या नया कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित या किसी भी विषय पर आधारित रहेगा तो आप लोगों के पास वो तुरंत वीडियो चले जाएगा, जिससे आप तुरंत देख करके उसे समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक, इसके साथ ही साथ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा या आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग घर में बैठ करके या निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं उन तक हमारा वीडियो ज़रूर से पहुँचाएँ, ताकि वो भी घर में अपनी तैयारी को अच्छी बेहतर कर सकें, बेहतर से बेहतर बना सकें और सफलता सुनिश्चित कर सकें अपना। ठीक है। चलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आने वाले समय में जो वैकेंसीज़ हैं आपकी, एक तो टीचर भर्ती है सामने जिसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सीजी के जो कांस्टेबल है इसका भी एग्ज़ाम है आप लोगों का सितंबर में। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ अमीन जो पटवारी है वो भी डेट डिसाइडेड है अमीन पटवारी का। ठीक है। 7 दिसंबर को इसका पेपर है दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार से सितंबर में भी है आपका, दिसंबर में भी है। टीचर भर्ती कभी भी आ सकता है, इसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। सीएमओ का पद भी आने को है ऐसा जानकारी मिला है। और यहाँ पर जो है आपका सीजी जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा का फॉर्म भरा चुका है उसका भी चरण अब शुरू हो चुका है, होने का है। ठीक है। जल्द ही इसमें आपका पहले फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, चाहे ग्राउंड हो, चाहे किताब के साथ हो, घर पे हो या लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो, अब बैठ करके अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।